नमस्कार। अंतर सांस्कृतिक एवं अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण के सत्र तीसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने 2 सत्रों में चर्चा की थी अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण और दूसरा अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण। इस तीसरे सत्र में हम चर्चा करेंगे अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण और अनुवाद, एक पुनरावलोकन, सांस्कृतिक अनुवाद का स्वरूप और चुनौतियाँ, सांस्कृतिक अनुवाद में अपनाई जाने वाली रणनीतियाँ। इस मॉड्यूल को देखने के बाद आप जान सकेंगे कि अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण और अनुवाद से क्या अभिप्राय है, जिसकी चर्चा हमने पिछले सत्र में शुरू की थी। उस पर विस्तार से आज हम इसी सत्र में चर्चा करेंगे। दूसरा हम जिस बिंदु पर चर्चा करेंगे वह है सांस्कृतिक अनुवाद का स्वरूप क्या है, सांस्कृतिक पाठ के अनुवादों को किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तथा सांस्कृतिक अनुवाद में अपनाई जाने वाली रणनीतियाँ कौन कौन सी हैं। अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण और अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण विषय को जैसा मैंने बताया कि हमने 3 मॉड्यूल में विभाजित किया है। इससे पहले वाले भाग यानी भाग 2 में हमने चर्चा की थी अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण से अभिप्राय, अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण में आने वाली बाधाएं और अनुवाद और अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण। और इस सत्र में हम चर्चा करने जा रहे हैं अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण और अनुवाद, सांस्कृतिक अनुवाद का स्वरूप और चुनौतियाँ और सांस्कृतिक अनुवाद में अपनाई जाने वाली रणनीतियाँ। अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण के बारे में हम पीछे चर्चा कर चुके हैं अपने दूसरे सत्र में। फिर से एक बार, क्योंकि हम इस सत्र में हमारा जो विशेष जो हमारा फोकस है इस चीज़ पर कि अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण यानी कि जिसको हम इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन कहते हैं, जो अनुवाद में सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली एक तरह से तकनीक है या जिसकी अनुवाद में सबसे ज़्यादा उपयोगिता है, वह वास्तव में क्या है। और जब अनुवादक या अनुवादिका के सामने अंतर सांस्कृतिक पाठ आते हैं तो इस तरह के इंटरकल्चरल टेक्स्ट का अनुवाद करते समय वे किन किन चुनौतियों का सामना करते हैं, कौन कौन सी सीमाएं होती हैं और इन सीमाओं से वे किस तरह पार पाते हैं, किन रणनीतियों के माध्यम से, किन प्रकारों के माध्यम से, किन तकनीकों के माध्यम से वे अनुवाद करते हैं इस तरह के अंतर सांस्कृतिक पाठ का, उस पर हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हमने पिछले सत्र में जाना कि अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण मूलतः वह संप्रेषण है जब हम अपनी संस्कृति या अपनी एक खास जो हमारी शेल, ये खास जो हमारा एक सांस्कृतिक कवच है, उससे जब हम निकल कर किसी एक नई संस्कृति से जब हमारी भेंट होती है, जब एक नई संस्कृति से हम मिलते हैं, एक नई संस्कृति से हमारा जब सामना होता है, तब हमें पहली बार इस बात का एहसास होता है कि हम एक खास संस्कृति से जुड़े हुए हैं और हमारी संस्कृति से भिन्न भी बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं, बहुत सारी मान्यताएँ हैं, बहुत सारे व्यवहार के तरीके हैं। तो हम विभिन्न कारणों से, जैसा कहा कि हम शिक्षा के लिए, अध्ययन के लिए या घूमने फिरने के लिए या किसी अन्य उद्देश्य से, नौकरी के लिए या विभिन्न उद्देश्यों से हम जब एक नई संस्कृति या नए सांस्कृतिक परिवेश में जाते हैं, तो हम जब किसी नई संस्कृति से मिलते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारी संस्कृति से दूसरी संस्कृति कितनी भिन्न है। तो इसी को हम, और इनके बीच में जब कम्युनिकेशन की बात होती है तो इस कम्युनिकेशन की जो विभिन्न बाधाओं की हमने चर्चा की कि किस प्रकार हमारे धार्मिक रीति रिवाज, हमारी रीतियाँ, हमारी रूढ़ियाँ, हमारे पूर्वाग्रह, हमारे अमौखिक संप्रेषण, हमारी भाषा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे रास्ते में बाधाएं बनकर खड़ी होती हैं जब हम किसी नई संस्कृति से जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो ये जो बाधाएं हैं जिनका कि हमने अभी जिक्र किया, या ऐसे पिछले सत्र में जब हमने इससे विस्तार से चर्चा की, ये जो अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण की जो बाधाएँ हैं, ये एक अनुवादक या अनुवादिका के लिए कितनी बड़ी चुनौती खड़ी करते हैं। और जब वे इस पाठ का, जब वे अनुवाद करते हैं ऐसे पाठ का, तो किस तरह की चुनौतियाँ उनके समक्ष होती हैं और उन चुनौतियों का सामना भी किस प्रकार करते हैं। तो अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण हमने जाना कि जब हम 2 विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के बीच जब संप्रेषण की जब स्थिति पैदा होती है तो उसे हम अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण कहते हैं। और जब हम एक नई संस्कृति से मिलते हैं और नई संस्कृति से संपर्क करने का या उसे संप्रेषण करने का प्रयास करते हैं। अब हम जानेंगे सांस्कृतिक अनुवाद का स्वरूप क्या है। जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि अनुवाद करने के लिए अनुवादिका या अनुवादक को 2 भाषाओं के साथ 2 संस्कृतियों का ज्ञान होना भी अत्यंत आवश्यक है। खासतौर पर जब हम साहित्यिक पाठ का अनुवाद कर रहे हों या सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के पाठ का अनुवाद कर रहे हों, जिसमें हमारा इतिहास लेखन भी हो सकता है, हमारा सोशियोलॉजी भी हो सकती है, समाजशास्त्र आदि, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो हमारे समाज के बीच जिसका एक तरह से निर्मिति होती है, जिस पर हमारी संस्कृति का, जिस पर हमारी मान्यताओं का, जिस पर हमारे व्यवहार का प्रभाव होता है। ऐसे पाठ का अनुवाद करते समय अनुवादिका या अनुवादक के समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौती होती है, वे केवल भाषा की चुनौती नहीं होती, वे केवल भाषाओं के माध्यम से अनुवाद नहीं करते, वहाँ अनुवाद की जो केंद्रीय इकाई होती है वह संस्कृति होती है। उस संस्कृति का अनुवाद करते समय
अनुवादक या अनुवादिका से अपेक्षा की जाती है कि वे तटस्थ हों, निष्पक्ष हों, और जब वे दो पाठों जब वे अनुवाद करें तो किस प्रकार दोनों संस्कृतियों की विशेषताओं को, दोनों संस्कृतियों की मान्यताओं को, उनकी अपनी आस्थाओं को, उनके व्यवहार के तरीकों को भी वे बेहतर जाने, तभी वे उन दोनों के बीच में एक पुल का काम कर सकते हैं, एक सेतु का काम कर सकते हैं, एक लिंक का काम कर सकते हैं। अनुवाद तभी संभव हो सकता है। भाषाओं के उदय के साथ ही अनुवाद कर्म भी शुरू हो गया। मनुष्यों ने आपसी संवाद के लिए अनुवाद को माध्यम बनाया। किसी भी संस्कृति तथा समाज के विकास में अनुवाद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता आया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी भाषा भाषी समाज की पहचान उसकी संस्कृति से होती है, और संस्कृति का निर्माण उस समाज की आस्थाओं, सामाजिक भाषिक निर्मिति, उसके धर्म, खान पान, वेशभूषा, उसके भौगोलिक परिवेश आदि सभी से होती है। और ये भी स्पष्ट है कि अनुवाद करते हुए केवल दो भाषाओं का नहीं बल्कि दो संस्कृतियों का ज्ञान होना भी अत्यंत आवश्यक है। तो ये सिद्ध हो जाता है कि अनुवाद के साथ ही संस्कृति की चर्चा हमेशा होती रही है, क्योंकि किन्हीं भी दो पाठों का अनुवाद करते समय उनकी संस्कृति को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विभिन्न अनुवाद चिंतकों ने अनुवाद के संदर्भ में जब भी बात की, चाहे वह बाइबल के अनुवाद के संदर्भ में हो या अन्य भाषा वैज्ञानिक संदर्भों में, संस्कृति के अनुवाद पर हमेशा विचार होता रहा। अनुवाद अध्ययन में लंबे समय तक शब्दानुवाद तथा भावानुवाद को लेकर बहस चलती रही। अनुवाद अध्ययन की बात करें या हम अनुवाद सिद्धांतों की बात करें तो अनुवाद के जो अधिकतर जो सिद्धांत है उनकी निर्मिति सैद्धांतिक रूप में जिसकी हम बात करें वे हमें पश्चिम में देखने को मिलती है। भारत में अनुवाद की अपनी लंबी परंपरा होने के बावजूद अनुवाद सिद्धांतों की कोई लंबी परंपरा हमें दिखाई नहीं देती। हम कह सकते हैं कि जो प्राचीन अनुवाद सिद्धांतों की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए हमें वेस्ट की तरफ या पश्चिम की तरफ ही देखना पड़ता है। और उसके भी कारण क्या थे? उसके कारण बहुत बड़ा कारण उनमें से एक ये था कि जब बाइबल का अनुवाद वहाँ करना शुरू हुआ, बाइबल के प्रचार प्रसार की जब योजनाएं बनी, तो बाइबल के अनुवाद को लेकर अक्सर ये अलग अलग अनुवाद चिंतकों में या अनुवादक या अनुवादकों में ये बहस चलती रही कि अनुवाद करते समय, खासतौर पर जब हम किसी पवित्र ग्रंथ का अनुवाद जब हम करें तो अनुवाद करते समय किस रणनीति का इस्तेमाल करें। क्या उसका शब्दानुवाद किया जाए, क्या उसका भावानुवाद किया जाए। उसके पीछे एक लंबा इतिहास है जिसमें हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि अनुवाद को लेकर जो बहस हुई उसके केंद्र में भी यही था कि अनुवाद यदि पूरी तरह संप्रेषित नहीं हुआ तो वह अनुवाद असफल अनुवाद है। केवल शब्दानुवाद कर देने से बात स्पष्ट नहीं हो सकती, उनके भावों की भी का भी संप्रेषण होना चाहिए। तो इसको लेकर एक लंबी बहस देखने को मिलती है। इसके केंद्र में भी संस्कृति ही थी, क्योंकि यदि भावानुवाद नहीं होगा तो मूल पाठ का समग्र अंतरण लक्ष्य भाषा में नहीं हो पाएगा। यूजीन नाइडा जो एक अनुवाद के बड़े चिंतक हैं और जिनकी बहुत चर्चित पुस्तक है टुवर्ड्स द साइंस ऑफ ट्रांसलेटिंग, ने निकटतम समतुल्य के सिद्धांत के मूल में भी पाठ की संस्कृति के अनुवाद को ही केंद्र में माना। स्पष्ट है कि अनुवाद के चिंतन में संस्कृति है तथा अनुवाद सांस्कृतिक विनिमय का ही उत्पाद है। सांस्कृतिक अनुवाद में अनुवादक पाठ की संस्कृति, उसकी भाषाई, खान पान, रीति रिवाज, मान्यताओं संबंधी विविधताओं को बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं और लक्ष्य भाषा में उसका समतुल्य ढूंढने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यूजीन नाइडा ने कहा कि निकटतम समतुल्य की उनकी जो थियोरी है ट्रांसलेशन में, जैसे वे क्लोजेस्ट नेचुरल इक्विवेलेंट कहते हैं, किस तरीके से ये प्रयास किया जाए कि मूल संस्कृति में जो शब्द या जो प्रयुक्तियाँ या जो संदर्भ हैं, यदि उनका पर्याय दूसरी संस्कृति में उपलब्ध नहीं है तो ये प्रयास किया जाए कि उस संस्कृति में उपलब्ध निकटतम समतुल्य यानी क्लोजेस्ट नेचुरल इक्विवेलेंट लेकर उसका अनुवाद किया जाए। तो ये सांस्कृतिक एक तरह से सामंजस्य बनाने का प्रयास किया जाए कि अनुवाद भी हो जाए और अनुवाद करते समय इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाए कि जिस संस्कृति में वह अनुवाद किया जाए तो उस संस्कृति के लिए भी वो सहज बोधगम्य हो और उसके नियर बाय उसको रख के उसका अनुवाद कर दिया जाए। विनय तथा डार्विन द्वारा बताई गई अनुवाद पद्धतियों में मॉड्यूलेशन, समतुल्यता, रूपांतरण आदि जो अनुवाद के प्रकार हैं वे मूलतः सांस्कृतिक अनुवाद के ही उदाहरण हैं। समतुल्यता के विषय में यूजीन नाइडा लिखते हैं, ट्रांसलेशन कंसिस्ट इन रिप्रोड्यूसिंग द रिसेप्टर लैंग्वेज द क्लोजेस्ट नेचुरल इक्विवेलेंट ऑफ द सोर्स लैंग्वेज, फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ मीनिंग एंड सेकेंडली इन टर्म्स ऑफ स्टाइल। अनुवाद करते समय समतुल्यता की खोज ही पाठ के सांस्कृतिक अनुवाद की ओर संकेत करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो कोई भी अनुवाद तब तक विश्वसनीय नहीं हो सकता जब तक कि अनुवाद करते समय दोनों भाषाओं की सांस्कृतिक विविधता को न केवल समझा जाता है अपितु उनके उचित समतुल्यों की तलाश भी की जाती है। साहित्य अनुवाद में संस्कृति का महत्व सबसे अधिक है। विश्व साहित्य के बेहतरीन उदाहरण तभी बेहतरीन कहला पाए जब वे सांस्कृतिक दृष्टि से भी समृद्ध रहे। तो हमने जाना कि किस प्रकार हमने रशियन, जर्मन, अमेरिकन, जापानीज़ या अन्य भाषाओं के जो साहित्य हमने पढ़े, लैटिन अमेरिकन, जो अन्य भाषाओं के जो साहित्य हमने जो पढ़े, जिसके माध्यम से
हमने अपना एक तरह से अपने आप को समृद्ध किया, वे सभी अनुवाद तभी संभव हो पाए जब अनुवादक या अनुवादिका या जो दो भाषाओं के बीच की जो महत्वपूर्ण कड़ी थे, जिसे हम अनुवादक या अनुवादिका कहते हैं, मीडिएटर कहते हैं, उन्होंने दोनों संस्कृति को न केवल समझा बल्कि दोनों संस्कृतियों को समझते हुए उसे इस तरीके से अनुवाद करने का प्रयास किया कि मूल का भी कुछ अधिक ना बिगड़े और लक्ष्य भाषा या लक्ष्य भाषी जो हमारे पाठक या श्रोता हैं या दर्शक हैं, उन तक वे पाठ उस रूप में पहुंच पाए कि वे उनके लिए भी बोधगम्य और उनकी संस्कृति में उस भाषा में उनके लिए वे सरल और सहज और बोधगम्य भी हो। सांस्कृतिक अनुवाद की चुनौतियां क्या हैं, ये बहुत ज़रूरी है जानना कि जैसा हमने कहा कि हम भाषाई स्तर पर, सांस्कृतिक आधार पर, धार्मिक मान्यताओं के आधार पर, रहन सहन के आधार पर, भाषा की विभिन्न प्रयुक्तियों के आधार पर हमें बहुत सारी ऐसी चुनौतियां देखने को मिलती हैं जब किसी अनुवादक या अनुवादिका के सामने वो एक तरह से अनअनुवादिता की स्थिति उनके सामने क्रिएट हो जाती है, अनट्रांसलेटेबिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। जब वे किसी पाठ का अनुवाद करते करते किसी संदर्भ पर आकर या किसी शब्द पर आकर या किसी अवधारणा पर आकर या किसी अभिव्यक्ति पर आकर उलझ जाते हैं। तो जो सांस्कृतिक अनुवाद की विभिन्न चुनौतियाँ हैं, ये क्या क्या हैं और किस प्रकार अनुवादक या अनुवादिका उनका सामना करते हैं। कुछ मामलों में किसी तथ्य का अर्थ भाषा से विपरीत किसी अन्य प्रकार से भी विश्लेषित हो सकता है। सांस्कृतिक भिन्नताएं हमारे विभिन्न अनुभवों से उत्पन्न होती हैं, जो इस बात से निर्धारित होती हैं कि हम दूसरी संस्कृतियों के लोगों से किस प्रकार संपर्क करते हैं। उनके संस्कार, उनकी आस्थाओं आदि को समझकर हमें बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि वे क्या कहना चाहते हैं तथा इससे हम अंतर सांस्कृतिक गलतफहमियों से बच सकते हैं। एक अनुवादक या अनुवादिका को संस्कृति की इन विविधताओं को समझकर अनुवाद करना होता है। तो कौन कौन से आधार पर सांस्कृतिक अनुवाद की चुनौतियाँ आती हैं, उन्हें हम देखेंगे। सबसे पहला, जैसे हमने कहा कि भाषा के आधार पर, क्योंकि दो विभिन्न संस्कृतियों की भाषाएं या दो विभिन्न संस्कृतियों का जब आपस में आमना सामना होता है तो भाषा एक ऐसा माध्यम होता है जो बीच में संप्रेषण की कड़ी बनता है। लेकिन क्योंकि भाषा अपने समाज, अपनी संस्कृति से निर्मित होती है, तो उस भाषा के निर्माण में उसकी संस्कृति का प्रभाव बहुत अधिक होता है और संस्कृति के साथ साथ उस पर्टिकुलर समाज, उस पर्टिकुलर संस्कृति की जो अपनी जो धार्मिक या कहा जाए कि उनकी जो अपनी जातिगत या उनकी विभिन्न संदर्भों में जो उनकी अपनी मान्यताएं हैं या विज्ञान के आधार पर उनके यहाँ जो विकास हुआ, उस विकास के आधार पर जो उनकी एक तरह की भाषा का निर्माण हुआ या उस समाज ने वैश्विक संदर्भ में क्या नया जोड़ा, उस संदर्भ में उनके पास जो कुछ अपनी एक पूंजी है जिससे कि उनकी भाषा का निर्माण हुआ, जो हमारा एक कहा जाए सामाजिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, धार्मिक, आर्थिक जितना भी किस्म का जो विकास है वो सारा का सारा किसी न किसी रूप में उस भाषा में प्रतिबिंबित होता है। तो यदि आप किसी ऐसे पाठ का अनुवाद कर रहे हैं जो उसमें कुछ ऐसे संदर्भ आते हैं जिसका कि आपकी भाषा में उनके कोई समतुल्य उपलब्ध नहीं है, तो भाषाई स्तर पर अक्सर इस तरह की समस्याएं आती हैं। जैसे कि हमने कहा, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, और ख़ासतौर पर जब हम साहित्य के संदर्भ में बात करते हैं तो भाषा की जो अपनी शब्द शक्ति है, जिसे हम भाषा के संदर्भ में अभिधा, लक्षण और व्यंजना के रूप में जानते हैं, तो ये भाषा को समझकर ही आप सही तरीके से दूसरी भाषा में अनुवाद कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि आप भाषा की जो शब्द शक्तियाँ हैं, जिसे हम अभिधा, जिसे यानी अपनी बात को सपाट तरीके से कहना, लक्षण और व्यंजना, जब हम भाषा में हम जो कहा जा रहा है उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे उसमें से अर्थ निकल रहे हों, या जो कहा जा रहा है वह अर्थ ना होकर उसका अर्थ कुछ और दिया जा रहा हो, तो इन सभी संदर्भों को समझ के ही आप उस संदर्भ में उसका अर्थ निकाल कर ही आप दूसरी संस्कृति या दूसरी भाषा में उसका अनुवाद करते हैं। तो इस तरीके से मुहावरों के आधार पर, शब्द शक्तियों के आधार पर, लोकोक्तियों के आधार पर, भाषिक प्रयुक्तियों के आधार पर अक्सर अनुवादक या अनुवादिका को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसी तरीके से किसी समाज की संस्कार, उसकी आस्थाएँ, उनकी मान्यताएँ, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उस संस्कृति की पहचान है। किसी खास परिवेश में होने के कारण या एक अपनी लंबी ऐतिहासिक और धार्मिक परंपरा होने के कारण उस संस्कृति विशेष में कुछ खास नियम या कुछ खास तरीके निर्मित हो जाते हैं, जिसके अंतर्गत उनके धर्म को लेकर, समाज को लेकर, प्रकृति को लेकर, दुनिया को लेकर उनकी अपनी कुछ खास मान्यताएं हैं। उन मान्यताओं से, उन आस्थाओं से उनकी एक अपनी एक निर्मित होती है। वही सब चीज़ें किस प्रकार जब हम किसी दूसरी भाषा में जब उसका अनुवाद करें तो वह जो उसकी अपनी पूंजी है किसी एक भाषा की, वह जो दूसरी भाषा में उपलब्ध नहीं है, तो अनुवादक अनुवादिका को अक्सर इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि जब वे किसी एक भाषा के पाठ का अनुवाद कर रहे हैं तो उस भाषा को ही केवल ना समझे, बल्कि उस भाषा की निर्मित के जो विभिन्न कारक हैं
उस भाषा की निर्मित या उस संस्कृति की निर्मित के जो विभिन्न कारक हैं, उन सब पर भी उनकी दृष्टि हो, उन सब के बारे में भी उनको समझ हो, और यदि समझ में किसी तरह की कमी है तो विभिन्न कोशों की सहायता से, विश्वकोश आदि जिसे हम इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, थिसारस आदि की सहायता से वे उनके बारे में पहले पर्याप्त ज्ञान इकट्ठा करें, समझ इकट्ठी करें, उसके बाद वे अपनी रणनीति तय करें कि किस रणनीति के माध्यम से उसका अनुवाद कर सकते हैं या उन्हें करना चाहिए। उसी तरीके से रहन सहन, हमारे रहन सहन, हमारे खान पान के तरीके, हमारे बोलचाल के तरीके, इन सब में हम देखते हैं कि बहुत सारी विभिन्नताएं होती है। जब हम अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण के संदर्भ में बात करें तो हमने इस पर भी चर्चा की थी कि हमारी जो अमौखिक संप्रेषण के जो हमारे माध्यम हैं, किस प्रकार अमौखिक संप्रेषण के माध्यम से हम अपने हाथ पैर हिलाने के तरीके, हमारे नेत्र संचालन, हमारे कंधे उचकाना, हमारे मौन, हमारे शोर, सभी के अपने कुछ खास मायने होते हैं। और उन्हीं खास मायनों को समझते हुए ही जब आप दूसरी संस्कृति में उसे प्रत्यारोपित करते हैं, उस पाठ को, उस संस्कृति को, तो केवल आप भाषा का अनुवाद न करें बल्कि उसकी संस्कृति को भी अनुवाद करने का प्रयास करें। और एक कोशिश करें कि जब आप अनुवाद करें तो उस संस्कृति का जो अपना एक जो उसकी जो छाया है, उसका जो अपना एक उसकी जो पहचान है, वह भी उसके साथ साथ जाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते ही एक अनुवादक या अनुवादिका को अनुवाद करना होता है। एक अन्य जो विशेषता है वह है भौगोलिक विशिष्टताएं। जैसा कि हमने कहा कि कोई भी भाषा या कोई भी रहन सहन, हमारा खान पान, हमारे त्यौहार, हमारे भौगोलिक परिवेश का ही एक तरह से प्रतिबिंब होते हैं। जैसे हम कहें कि अगर आप किसी पहाड़ी प्रदेश में रहते हैं तो पहाड़ी प्रदेश में रहने के कारण आपके त्योहारों पर, आपके भोजन पर, आपके रहन सहन पर भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे अगर हमें कहें कि मकर संक्रांति पर, जो कि सर्दियों में आता है, एक सर्दियों में आने वाला, ये कहा जाए कि सर्दियों में आने वाला एक ऐसा त्यौहार है, भारत के संदर्भ में जब बात कर रहे हैं, जब और ख़ासतौर पे उन प्रदेशों में मनाया जाता है जहाँ ठंड का प्रभाव देखने को मिलता है, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार मकर संक्रांति के दिन तिल गुड़ खाने की एक परंपरा है। उसी तरीके से हम लोहड़ी में देखते हैं कि किस प्रकार तिल गुड़ खाने की परंपरा है, या बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं जहाँ पर हमारे भोजन पर उसका असर दिखाई देता है। यानी कि अगर वे ठंडे प्रदेश में मनाए जाने वाले त्यौहार है तो उनके यहाँ जो भोजन भी किया जाएगा उन दिनों में, तो उसमें भी उस तरह की ही ऊष्मा की बात होगी। उसी तरीके से यदि हम देखें कि समुद्री इलाके हैं तो वहाँ का खान पान उस तरह का गर्म नहीं हो सकता जिस तरह का हम ठंडे प्रदेशों में हमारा खान पान होता है। तो किस तरह से भौगोलिक विशिष्टताएँ हमारे खान पान, हमारे पहनावे, हमारे रहन सहन, हमारी भाषा को प्रभावित करते हैं। हम देखते हैं कि पहाड़ी प्रदेशों में कुछ खास ध्वनियाँ हैं जिनका वे प्रयोग नहीं कर पाते हैं। उसी तरीके से हम देखते हैं कि मैदानी क्षेत्रों में कुछ खास ध्वनियाँ हैं जिसका प्रयोग वे नहीं कर पाते हैं। समुद्री इलाके में कुछ खास ध्वनियाँ हैं जो हमारे मैदानी क्षेत्रों में हो सकती है लेकिन वहाँ उसका उच्चारण ठीक से नहीं हो पाता है। तो हम देखते हैं त की ध्वनि का उच्चारण वहाँ द हो जाता है, या ड़ आदि जो ध्वनियाँ हैं वो मैदानी क्षेत्रों में, पूर्वी प्रदेश में जाके वो ड़ का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते हैं। उसी तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में भी हम देखते हैं कि जो पंजाबी भाषा में जो शब्द वहाँ पे ब और भ का उच्चारण देखने को नहीं मिलता है। तो किस तरीके से वो आपकी जो भौगोलिक बुनावट है या आपका जो भौगोलिक परिवेश है वो किस तरीके से हमारी बोलचाल, हमारे रहन सहन, हमारी वेशभूषा, हमारे धर्म, हमारे खान पान, हमारी संस्कृति के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए ही अनुवादक या अनुवादिका को अनुवाद करते समय इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उस पाठ का अनुवाद करना होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि पूर्वी हिस्सों में, भारत के पूर्वी हिस्सों में श और स का उच्चारण में अक्सर समस्याएं देखने को मिलती हैं। यदि अनुवादक या अनुवादिका किसी पूर्वी प्रदेश के पाठ का अनुवाद कर रहे हैं और वे किसी उत्तर भारतीय भाषा में यदि उसका अनुवाद कर रहे हैं तो उन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि वहाँ जो श या स के उच्चारण की वजह से जो शब्द में परिवर्तन आ गया है उसका अर्थ वास्तव में क्या है। तो इस सारे संदर्भों में, जैसे उसकी भौगोलिक विशिष्टताओं के कारण, उनके अपने रहन सहन के कारण, या उसमें भी हम देखते हैं कि जो शिक्षित वर्ग है वो वहाँ भाषा में उन्होंने अपने तरीके से कुछ मॉड्यूलेशन करके उसमें परिवर्तन कर लिए हैं। तो ये जो बहुत सारे कारण हैं जो सांस्कृतिक अनुवाद के लिए, जो पाठ के आधार पर या सांस्कृतिक निर्मितियों की जो चुनौतियाँ हैं, जब वे दूसरी भाषा में जब वो ट्रैवल करती हैं तो किस तरीके से ये बाधाएं हो जाती हैं, और अनुवादक या अनुवादिका को किस प्रकार इन सभी बाधाओं को न केवल समझना होता है बल्कि उनका कोई तोड़ भी ढूंढना होता है। ये कहा जाए कि उसका अनुवाद करते समय ध्यान रखना होता है कि अनुवाद भी हो जाए और उनकी जो अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता है वह भी बची रहे। उसी तरीके से हमारे धर्म में, पर्टिकुलर किसी खास धर्म की यदि हम बात करें तो एक धर्म में किसी खास चीज़ को लेकर एक खास तरह की मान्यता हो सकती है, दूसरे धर्म में वह चीज़ एकदम उलट हो सकती है। जैसे मैंने पहले भी किसी सत्र में कहा कि यदि कुछ धर्मों में मांसाहार को लेकर खास तरह का निषेध है
पर बहुत सारे धर्मों में ऐसा है, बहुत सारी संस्कृतियों में ऐसा है कि मांसाहार का निषेध उस तरीके से नहीं देखने को मिलता, बलि को लेकर उस तरह का निषेध नहीं देखने को मिलता है। कुछ संस्कृतियाँ, जैसे हम जैन समुदाय की बात करें तो पूरी तरह से अहिंसात्मक संस्कृति है। तो किस प्रकार ये सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से ये जो हमारी भाषाई, सामाजिक, जो हमारी सांस्कृतिक विविधताएं हैं, किस प्रकार अनुवादक या अनुवादिका को इन सभी चीज़ों को समझने की आवश्यकता होती है, और उन सभी चीज़ों को समझते हुए हमें उसके अनुवाद की भी रणनीति को तय करना होता है। तो क्या क्या ये चुनौतियां हो सकती हैं, और अब हम चर्चा करेंगे कि क्या उनकी रणनीतियां हैं जिनका कि अनुवादक या अनुवादिका जिनका प्रयोग करके अपने अनुवाद को या किसी पाठ को का अनुवाद करते हैं और लक्ष्य भाषा भाषी समाज तक को इससे समृद्ध करते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि बेंजामिन का अक्सर ही मानना रहा, वॉल्टर बेंजामिन, जिनका बहुत महत्वपूर्ण एक लेख है टास्क ऑफ द ट्रांसलेटर, वो मानते हैं कि अनुवाद उनके लिए किया जाता है जो मूल को नहीं जानते। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते ही अनुवादक या अनुवादिका को अपनी रणनीतियाँ तय करनी होती हैं, और ये तय करना होता है कि वे एक निष्पक्ष या तटस्थ अनुवाद करते समय किन किन विशेष चीज़ों का ध्यान रखें, और सांस्कृतिक पाठ के एक की जो यात्रा है, सांस्कृतिक पाठ जो एक भाषा से दूसरी भाषा में जो स्थापित किया जा रहा है, उनके विभिन्न आयामों को ध्यान में रखते हुए ध्यान रखें कि ना तो मूल को बहुत नुकसान पहुंचे और ना लक्ष्य भाषा संस्कृति के पाठक या पाठिका किसी ज्ञान से वंचित रहे। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अनुवाद की अपनी विभिन्न रणनीतियाँ तय करते हैं। तो आइए जानते हैं अनुवाद की रणनीतियाँ किसे कहते हैं और किस प्रकार अनुवादक और अनुवादिका इन रणनीतियों के माध्यम से एक सफल अनुवाद संभव बनाते हैं। सांस्कृतिक पाठ मूलतः साहित्यिक पाठ होते हैं। साहित्य हमारे समाज और संस्कृति में गहरे रचा बसा होता है, इसीलिए इसके अनुवाद में अनेक कठिनाइयाँ देखी जाती हैं। अनुवाद की रणनीतियों को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन स्ट्रैटेजीज कहा जाता है। अनुवादक या अनुवादिका अनुवाद करते समय पाठ और अनुवाद की मांग को ध्यान में रखते हुए जिस रणनीति को अपनाते हैं उसे अनुवाद की रणनीति कहा जाता है। प्रत्येक अनुवादक या अनुवादिका किसी पाठ का अनुवाद करते समय कुछ खास तरह की समस्याओं से जूझते हैं। ये समस्याएं पाठगत भी होती हैं, संदर्भगत भी तथा सांस्कृतिक भी। ऐसी स्थिति से जूझने के लिए अनुवादक या अनुवादिका को अपनी राह स्वयं बनानी होती है। अनुवाद अध्ययन के विभिन्न चिंतकों, जिनमें चेस्टरमैन, मोना बेकर, लॉरेंस वेनुटी, विनय डाबलनेट, गायत्री स्पिवाक, लेफेवेर, वेनुटी आदि बहुत सारे ऐसे चिंतक हैं जिन्होंने अनुवाद प्रक्रिया के दौरान महसूस की गई समस्याओं के आधार पर कुछ रणनीतियाँ गिनवाई हैं, जिनके आधार पर समन्वित रूप से कुछ एक रणनीतियों की चर्चा हम यहाँ करने का प्रयास करेंगे। तो ये है विभिन्न रणनीतियाँ, जिनमें शाब्दिक अनुवाद, भावानुवाद, पुनः सृजन, नवसृजन, छायानुवाद, लोप आगम, रूपांतरण, लिप्यंतरण, देशीकरण, विदेशीकरण आदि बहुत सारी रणनीतियाँ हैं जिनके माध्यम से अनुवादक या अनुवादिका अपने पाठ में पाठ की ज़रूरत के हिसाब से उसका अनुवाद करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो विभिन्न रणनीतियाँ हैं, एक ही पाठ में कई बार एक अनुवादक को विभिन्न रणनीतियों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे हम उदाहरण के संदर्भ में बात करें, जब हम किसी साहित्यिक पाठ का अनुवाद भी कर रहे होते हैं तो अक्सर ये माना जाता है कि जो साहित्यिक पाठ है वह लक्षणा और व्यंजना से परिपूर्ण होता है। उसमें जो कहा जा रहा है उसके अतिरिक्त भी बहुत सारी अर्थ छवियाँ देखने को मिलती हैं। जैसे हम यदि लक्षणा की बात करें तो जो कहा गया उसके अलावा उसका कोई और अर्थ होना, व्यंजना में भी जो कहा गया उसके अलावा उसे अर्थ की कई सारी छवियाँ होना। तो ये सारे जो विभिन्न छवियाँ हैं ये अक्सर साहित्यिक अनुवाद या साहित्यिक पाठ में देखने को मिलती हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वहाँ पर हम जब अनुवाद करें तो केवल भावानुवाद के माध्यम से ही संभव होगा। शाब्दिक अनुवाद भी बहुत जगह महत्वपूर्ण हो सकता है। यानी जब हम किसी साहित्यिक पाठ का अनुवाद कर रहे होते हैं तो साहित्यिक पाठ का अनुवाद करते समय हमें अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग तरह के पाठ के अनुवाद के दौरान अलग अलग रणनीतियों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम शाब्दिक अनुवाद कहा जाए तो यदि एक बात को केवल जो कहा जा रहा है उसे उसी तरीके से ही उसका अर्थ लिया जाना हो, या जो कहा गया वो एकदम उसका अभिधात्मक अर्थ ही जहाँ पर हो, वहाँ पर अक्सर शाब्दिक अनुवाद की ज़रूरत पड़ती है। और जहाँ हम शब्द के अनुवाद के माध्यम से यानी लिटरल ट्रांसलेशन के माध्यम से हम अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जो सांस्कृतिक किस्म का जो साहित्य होता है, जिसको हम सर्जनात्मक साहित्य के संदर्भ में विशेष रूप से समझ सकते हैं, वहाँ पर अक्सर जो अनुवाद की इकाई होती है वह पाठ के परिवर्तन के साथ, या जो कहा जाए कि मनुष्य के भावावेगों के एक तरह से मनुष्य के भावावेगों को अभिव्यक्त करने के लिए अक्सर जो रचनाकार हैं वे जो कहा जा रहा है उसके अलग भी बहुत सारे अर्थ उसमें देखने को मिलते हैं। और वहाँ जब अनुवादक अनुवादिका को जब अनुवाद करना होता है तब उन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो कहा जा रहा है उसके का यदि कोई समतुल्य, या कहा जाए कि
वह अगर सही तरीके से अगर अनुदित नहीं हो सकता है तो उसमें वे भावानुवाद की तकनीक के माध्यम से उसका अनुवाद करते हैं। जैसे कि हम कहें कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ एक ऐसी भाषिक प्रयुक्तियाँ हैं जो आपके समाज और आपके समाज की जो एक सांस्कृतिक निर्मिति है उससे उनका उन मुहावरों संस्कृतियों का निर्माण, मुहावरे लोकोक्तियों का निर्माण होता है। तो जो हमारे मुहावरे, जो हमारी लोकोक्तियाँ हैं, जैसे कहा जाए कि 9 मन चले 2.5 कोस, या ये कहा जाए कि थोथा चना बाजे घना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इस तरह के जो बहुत सारे जो मुहावरे, जो बहुत सारी लोकोक्तियाँ हैं, ये सब हमारी अपनी सामाजिक परिस्थितियों से, जिसके जाके पैर न फटी बिवाई, वह क्या जाने पीर पर आई। तो इस तरह के जो मुहावरे हैं या इस तरह की जो लोकोक्तियाँ हैं या इस तरह की जो कहावतें या प्रयुक्तियाँ हैं, ये आइसोलेटेड फॉर्म में कहीं से निर्मित नहीं होते। ये हमारे समाज में जो लोगों ने अनुभव किया और अनुभवों के आधार पर जो एक तरह से उसकी प्रयुक्ति की और प्रयुक्ति के आधार पर वो एक तरह से रूढ़ी बनते हुए लंबे समय तक जो चले आए, इस तरह की जो लोकोक्तियाँ और मुहावरे हैं, ये हमारे समाज का एक तरह का प्रतिबिंब है, हमारे समाज का एक आईना है, दर्पण है। जब हम ऐसे पाठ का जब अनुवाद हम किसी नई भाषा में जब हम कर रहे होते हैं, तो ऐसे पाठ का अनुवाद करते समय बहुत संभव है कि उनका समतुल्य आपको ना मिले। तो ऐसे समतुल्य ना मिलने पर अनुवादक या अनुवादिका उस भाषा में उपलब्ध उनसे मिलते जुलते जो मुहावरे हैं, उसी भाव को अभिव्यक्त करने के लिए जो मुहावरे हैं, उस तरह का मुहावरे का वे चयन करते हैं। जैसे कि अक्सर कहा जाता है कि हरक्यूलियन टास्क अंग्रेजी में कहा जाता है, हिंदी में उसके लिए हम कहते हैं भगीरथ प्रयास। तो वहाँ हरक्यूलियस और भगीरथ का जो कैरेक्टर है, ये केवल मुहावरा नहीं है, ये हमारे समाज में भगीरथ की जो एक सांस्कृतिक या जो माइथोलॉजिकल जो कहानी है, उस कहानी से उसका भाव जुड़ता है। और उसी तरीके से जब हम किसी महती कार्य का, महत्वपूर्ण कार्य की जब हम बात करते हैं, जो बहुत साहसिक कार्य है या बहुत ही सब लंबे समय तक चलने वाला कार्य, जो बहुत कठिन कार्य है, उस संदर्भ में जब हम भगीरथ प्रयास करते हैं तो वहाँ में उसके लिए हरक्यूलियन टर्म मिलता है और हम हरक्यूलियन कह के उसका अनुवाद करते हैं। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जब हम कहते हैं कि जब हम किसी मुहावरे का जब हम अनुवाद कर रहे होते हैं कि पानी में रहकर मगर से बैर, तो इस तरीके जब हम पानी में रहकर जब मगर से बैर का जब हमने बात की, तो उस तरीके से उसका जो समतुल्य है वो दूसरी भाषा में किस तरीके से उसका अनुवाद होगा। तो इसमें भावानुवाद की जो तकनीक है अनुवाद की, वो अक्सर उसका प्रयोग किया जाता है। तीसरी है पुनःसृजन, जिसको एक तरह से कहा जाए कि रिक्रिएशन कहा जाता है, जिसका कि जिक्र सुजीत मुखर्जी विशेष रूप से करते हैं। नवसृजन के संदर्भ में कहते हैं, जब वे ट्रांसलेशन एज डिस्कवरी या ट्रांसलेशन एज रिकवरी कहते हैं, तो वे मानते हैं कि किस प्रकार भारतीय साहित्य में, खासतौर पर जो हमारा मध्यकालीन भारतीय साहित्य है, उसमें लंबे समय तक जो अनुवाद की जो एक रणनीति, अनुवाद की जो परंपरा देखने को मिलती है, उसमें जो हमारा एक तरह से जो क्लासिकल लिटरेचर है या हमारी क्लासिकल भाषाओं में जो साहित्य उपलब्ध है, उस साहित्य को किस तरह विभिन्न भारतीय भाषाओं में, जिसे भाषा साहित्य कहा जाता है, विभिन्न भारतीय भाषाओं ने किस तरह अपने आप को समृद्ध करने का काम किया। तो वो जो पुनःसृजन के माध्यम से एक विचार को लेकर उसका एक तरह से पुनर्निर्माण करना साहित्य का, तो इस तरीके से जो सांस्कृतिक किस्म के जो पाठ होते हैं, उसमें अनुवादक या अनुवादिका को ये तय करना होता है कि किस रणनीति के माध्यम से वे इसका अनुवाद कर सकते हैं। उसी तरह एक अन्य जो प्रकार है वह है छायानुवाद। छायानुवाद का भी हम एक तरह से कह सकते हैं, जब आप किसी कहानी या कथा का एक उसका जो मेन जो मूल भाव है उसे लेकर उसे ठीक अपनी संस्कृति में ढाल लेते हैं। जैसे इसका बहुत ही चर्चित उदाहरण हम देखते हैं, जो हम दुर्लभ बंधु के रूप में इसकी चर्चा अक्सर की जाती है, वे एक छायानुवाद का ही उदाहरण है। या हम कहें जब फिज़राल्ड ने जब उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद किया, तो आज उसे हम एक तरह से पुनर्सृजन भी कह सकते हैं, उसे हम छायानुवाद भी कह सकते हैं कि किस तरीके से उसको लेकर जो मूल भाव था उससे कितना परिवर्तित रूप में आज वह उपलब्ध है, लेकिन हम उसे आज भी उमर खयाम की रुबाइयों के अनुवाद के रूप में जानते हैं। और इस तरीके से उमर खयाम की रुबाइयाँ और उमर खयाम का जो अपना समय और साहित्य है वो जिंदा है हम लोगों के बीच। तो किस तरीके से अनुवाद की जो विभिन्न रणनीतियाँ हैं, अनुवादक या अनुवादिका इन विभिन्न रणनीतियों का प्रयोग करते हैं, और प्रयोग करके जो साहित्य जो हमको लगता है कि जिसका अनुवाद हो ही नहीं सकता, जो इस तरह का बहुत ही संस्कृति निष्ठ पाठ है, जो सांस्कृतिक रूप से जो बहुत ही लोडेड पाठ है, कल्चरली बहुत लोडेड पाठ है, जिसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स, बहुत सारे ऐसे तरीके या शैली या भाषा या कविता के अनुवाद के संदर्भ में जब बात करते हैं, तो कविता या काव्य साहित्य की जब हम बात करते हैं, तो काव्य साहित्य में बहुत अधिक सांस्कृतिक जो उसकी जो निर्मिति होती है बहुत सांस्कृतिक किस्म की होती है। तो इस तरह के अनुवाद में अक्सर अनुवादक अनुवादिकों को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे स्थिति में जो विभिन्न रणनीतियाँ हैं अनुवाद की, यदि हम किसी एक शैली या किसी एक संदर्भ के प्रति रिजिड ना होकर उसकी विभिन्न रणनीतियों के माध्यम से यदि हम उस पाठ का अनुवाद करें, तो अक्सर हम वह पाठ जो अनुवाद न होने के कारण लुप्त हो सकता है,
वह भी बचा रह सकता है। उसी तरीके से एक अन्य शैली है, ये अन्य पद्धति है लोप और आगम, जिसमें अक्सर अनुवाद करते समय कहा जाता है कि अनुवाद में कुछ जुड़ जाता है, कुछ छूट जाता है। तो अक्सर और इसी आधार पर कई अनुवादकों ने माना कि अनुवाद लगभग असंभव कार्य है। लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि जब हम अनुवाद करते समय लक्ष्य भाषा भाषी समाज की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए, उनके पाठक को ध्यान में रखते हुए जब उसका हम अनुवाद कर रहे होते हैं, तो अनुवाद करते समय भावानुवाद करने के कारण या छायानुवाद करने के कारण अक्सर बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे जो एक्सप्रेशन है वो छूट जाते हैं। लेकिन उन छूटने के बावजूद जो बहुत कुछ बच जाता है वह साहित्य है, जिसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि सांस्कृतिक रूपांतरण है। तो एजरा पाउंड, ऑक्टेविया पाज और एजरा पाउंड का अक्सर ही मानना रहा कि अनुवाद वह है जो सांस्कृतिक रूपांतरण है, जो वास्तव में जो रूपांतरित हो गया। तो जो रूपांतरित हो गया वही अनुवाद है, और यदि उसमें कुछ छूट भी जाता है और जो बच जाता है, तो जो बच जाता है, जिस तरह कहा जाए कि एक साहित्य यदि अनुवाद होकर कुछ छूटने के बावजूद यदि वह एक लंबे समय तक टिकता है, या कहा जाए कि अपनी एक सीमित भाषा से वह बड़े समाज तक संप्रेषित हो पा रहा है, तो अनुवाद की विभिन्न रणनीति जिसमें अपनी कुछ कह सकते हैं कि कुछ खोट भी है, उसके बावजूद एक तरह से अनुवाद को संभव बना पा रहे हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण रणनीति जिसका कि अक्सर इस्तेमाल किया जाता है वह है रूपांतरण, जिसे हम अडेप्टेशन कहते हैं। और हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारा अच्छा साहित्य आज रूपांतरण के रूप में, अडेप्टेशन के रूप में हमारे सामने उपलब्ध है। हम कह सकते हैं कि बहुत सारा शेक्सपियर से का साहित्य, या बहुत सारा प्रेमचंद का साहित्य, रविन्द्रनाथ टैगोर का साहित्य, ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं जो शायद हो सकता है कि सीमित अनुवाद की जो परिभाषा है, या जो शाब्दिक अनुवाद, या कहा जाए कि जो भाषाई अनुवाद से शायद उसकी अपनी एक सीमा होती है, तो रूपांतरण के माध्यम से वो बेहतर तरीके से लार्जर ऑडियंस तक पहुंचने का काम करता है। उसी तरीके से जो विभिन्न अनुवाद की जो रणनीति है, जैसे कि हमने आज चर्चा की, उनमें एक अन्य महत्वपूर्ण रणनीति है लिप्यंतरण। लिप्यंतरण यानी इसे हम ट्रांसलिटरेशन कहते हैं। और अक्सर जो ट्रांसलिटरेशन है, हम देखते हैं कि उर्दू का जो बहुत सारा साहित्य है उसमें यदि हम गालिब को पढ़ते हैं, हम ज़ौक़ को पढ़ते हैं, तो बहुत हद तक ऐसा भी है कि जो हमने एक तरह से उसकी लिपि को परिवर्तित करके, उसे हिंदी में लिप्यांतरित करके भी उसको हमने पढ़ा है। क्योंकि कई भाषाएं ऐसी हैं जिनमें हम देखते हैं कि अर्थगत आधार पर बहुत भिन्नता नहीं, लेकिन लिपिगत आधार पर हमें भिन्नता देखने को मिलती है। तो लिप्यंतरण भी एक ऐसी रणनीति है जिसके माध्यम से हम अपने साहित्य को बेहतर जान सकते हैं, दूसरे साहित्य को पढ़ सकते हैं, और कई बार लिप्यंतरण के माध्यम से हम अपनी भाषाई सीमाओं को पार भी पा सकते हैं। तो लिप्यंतरण, रूपांतरण, लोप आगम, शाब्दिक अनुवाद, भावानुवाद, पुनर्सृजन, नवसृजन, छायानुवाद आदि ऐसी बहुत सारी रणनीतियाँ हैं जिनका प्रयोग करके अनुवादक या अनुवादिका एक पाठ को दूसरे दूर तक ले जाने का काम करते हैं। लेकिन अक्सर, जैसा कि मैंने कहा, दो अंतिम जो हमारी रणनीतियाँ हैं, देशीकरण और विदेशीकरण, जिसका कि जिक्र जिसे अंग्रेजी में हम कह सकते हैं कि फॉरेनाइजेशन, और एक तरह से कहा जाए कि डोमेस्टिकेशन एंड फॉरेनाइजेशन। तो ये जो दो रणनीतियाँ हैं अनुवाद की, इसकी भी चर्चा अक्सर अनुवाद में होती है। और अगर हम वेनुटी की बात करें, लॉरेंस वेनुटी की यदि हम बात करें, तो लॉरेंस वेनुटी अनुवाद में जब वे बात करते हैं कि जब किसी पाठ का अनुवाद किया जाए, जब किसी सांस्कृतिक पाठ का जब अनुवाद किया जाए, तो सांस्कृतिक पाठ के अनुवाद में या इस ट्रांसफ़र ऑफ टेक्स्ट में इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि जब हम किसी संस्कृति के पाठ का दूसरी संस्कृति में अनुवाद कर रहे होते हैं, तो उसे हम होमोजेनाइज ना कर दें, हम उसको इस तरीके से ना ले जाएं, उस तरह से समरूपीकरण उसका ना हो जाए कि जो मूल संस्कृति थी उसकी जो अपनी विविधता थी वह कहीं लुप्त ना हो जाए। तो अक्सर हम देखते हैं कि जो विदेशीकरण की जो नीति है, ट्रांसलेशन में जो फॉरेनाइजेशन की जो नीति है, उसके माध्यम से हम ऐसा साहित्य जो लंबे समय तक हाशिए पर रहा, इसके अंतर्गत हम ऐसे सभी साहित्यों को देख सकते हैं जो डोमिनेटेड कंट्रीज रही, जो एक तरह से हम कहें कि जो लंबे समय तक जो उपनिवेशित देश रहे, लंबे समय तक ऐसी संस्कृतियाँ जो हाशिए पर रही। भारत के संदर्भ में हम बहुत सारी ऐसे अस्मितावादी समूहों को देख सकते हैं, जिसमें दलित साहित्य हो सकता है, जातिवाद, स्त्री साहित्य हो सकता है, आदिवासी साहित्य हो सकता है, क्षेत्रीय साहित्य हो सकता है, जो किन्हीं न किन्हीं कारणों से जो समाज का जो एक तरह से जो प्रभुत्वशाली वर्ग था उसके अधीन किसी न किसी रूप में वह हाशिए पर रहा। तो जब इस तरह के साहित्य का जब अनुवाद किया जाए, क्योंकि खासतौर पर जब वेनुटी बात करते हैं, तो वेनुटी का संदर्भ में ये होता है कि जब हम किसी डोमिनेटेड संस्कृति के साहित्य का जब हम अनुवाद करें, तो ये अनुवाद करते समय हम इस चीज़ का अक्सर ध्यान रखें कि वह संस्कृति कहीं उसमें लुप्त ना हो जाए।
तो वो ट्रांसलेटर की या अनुवादक या अनुवादिका की दृश्यता की बात करते हैं, उसकी विजिबिलिटी की बात करते हैं। और विजिबिलिटी तभी हो सकती है जब वे उसके जो अपने जो फॉरेनाइज जो उसके टर्म्स हैं, यानी उसके जो अपनी जो सांस्कृतिक जो प्रयुक्तियाँ हैं शब्दों की, यदि ऐसे बहुत सारी कविता कहानियों की यदि हम बात करें तो उनकी जो अपनी एक सांस्कृतिक विविधता है, वे जो सांस्कृतिक शब्द हैं उनका हम समतुल्य मात्रा ढूंढकर अनुवाद करके उस नई संस्कृति में, जैसे लक्ष्य संस्कृति जो इस संदर्भ में डोमिनेटिंग संस्कृति है, उसमें इसका इतना समरूपीकरण न कर दें कि वह मूल संस्कृति अपने में खो जाए। तो ये अनुवादक या अनुवादिका के सामने जो शब्दों को लेकर, भाषाओं को लेकर, शब्दों के प्रयोगों को लेकर, जैसे मैंने कहा कि अवधारणाओं को लेकर, इस तरह की बहुत सारी जो चुनौतियां या जो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जो ऐसे शब्द आते हैं जिनका कि समतुल्य हमें मानक शब्दकोशों में नहीं मिलता। मानक शब्दकोश मतलब जैसे जो भी डिक्शनरीज बनती हैं या जो भी शब्दकोश बनाए जाते हैं वो भाषा के स्टैंडर्डाइज फॉर्म को एक तरह का समर्थन करते हैं। तो जो स्टैंडर्डाइज भाषा हमारे सामने उपलब्ध थी, मानक भाषा उपलब्ध थी, उसी को दूसरी मानक भाषा में उसका अनुवाद कर देना। लेकिन जब हम इस तरह के साहित्य की बात करते हैं जो किसी न किसी रूप में लंबे समय तक हाशिए पर रहा, तो जब ऐसे साहित्य का अनुवाद किया जाता है, जब ऐसे शब्दों का अनुवाद किया जाता है, तो अनुवादक या अनुवादिका जो एक विभिन्न या जो महत्वपूर्ण रणनीति जिसका कि जिक्र वेनुटी अपने यहाँ करते हैं, उस रणनीति के माध्यम से वे उन शब्दों की जो अपनी जो सांस्कृतिक विशिष्टता है, उन शब्दों को एज इट इज़ बचाकर उनका अनुवाद करें, जिसमें हम लिप्यंतरण की जो तकनीक है उसका प्रयोग भी करते हैं। तो लिप्यंतरण जैसे हमने कहा कि जब हम उर्दू से हिंदी के साहित्य का अनुवाद करते हैं उस संदर्भ में, और ख़ासतौर पर जब इस तरह के शब्दों का जब हम अनुवाद करते हैं तो हम उन शब्दों को केवल लिप्यंतरित करके, उनकी व्याख्या करके उन शब्दों का अनुवाद कर सकते हैं। तो सांस्कृतिक अनुवाद की जो चुनौतियाँ हैं वे अक्सर, क्योंकि हमारे सामने दो विभिन्न संस्कृतियाँ हैं, और जब हम अनुवाद की बात करते हैं और अनुवाद का जो लंबा इतिहास है वह वास्तव में भारत के संदर्भ में यदि कहा जाए तो हमारा जो पूरा उपनिवेशिक युग है वो एक अनुवाद युग ही विशेष रूप से देखा जा सकता है, जहाँ भारतीय साहित्य का विदेशी भाषाओं में और विदेशी साहित्य का भारतीय भाषाओं में प्रचुर मात्रा में अनुवाद हुआ। तो उसके बहुत सारे अच्छे बुरे परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब हम अनुवाद की बात करते हैं तो अनुवाद को हम केवल एक तटस्थ एक प्रक्रिया के रूप में नहीं देखते, हमें इसे संदर्भ में देखना होता है कि उसके माध्यम से बहुत तरीके का सांस्कृतिक उथल पुथल भी देखने को मिलती है। तो ऐसी स्थिति में अक्सर अनुवादक या अनुवादिकाओं से ये अपेक्षा की जाती है कि जब वे अनुवाद करें तो अनुवाद करते समय विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करके वे अनुवाद जो संस्कृतियां हैं, दोनों संस्कृतियां, उनके साथ न्याय करें। फाइडेलिटी का जो अनुवाद में जो जिसकी विशेष रूप से चर्चा की जाती है, निष्ठा में, निष्ठा ना मूल के प्रति हो, ना संस्कृति के, ना लक्ष्य भाषा के प्रति हो, बल्कि पाठ जो उसकी केंद्रीय चीज़ है, केंद्रीय इकाई है, वे पाठ हो, पाठ का सही मायनों में अनुवाद हो, और ये जो विभिन्न रणनीतियाँ हैं उनका प्रयोग करते हुए सांस्कृतिक अनुवाद है उसको सही तरीके से संपन्न किया जाए। तो इन तीन महत्वपूर्ण सत्रों में हमने आज चर्चा की अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण और उसके अनुवाद, और जो तीसरा महत्वपूर्ण सत्र था जो था अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण के अनुवाद की चुनौतियाँ और अनुवादक या अनुवादिकाओं द्वारा अपनाई गई रणनीतियाँ। इन तीन सत्रों में हमने एक खास विषय पर चर्चा की। मैं उम्मीद करती हूँ हमारे श्रोताओं और हमारे पाठकों के लिए और हमारे छात्रों के लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद। नमस्कार।